अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। इमरान हुकूमत के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने असम्बलियों से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर जलसे में रुकावट डालने की सूरत में हुकूमत का बुरा हशर करने का ऐलान है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने किसी भी किस्म के इस्तीफों की सूरत में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन सख्त टाकरे की राह पर चल चुकी है। सर्द दिसंबर में गर्म सियासत ने मुल्की सियासत का माहौल मजीद गर्मा दिया है। सवाल मगर यह है कि अपोजिशन अगर असेंबलियों से इस्तीफे देती है तो क्या इमरान खान हुकूमत गिर जाएगी? प्रोग्राम में बात करेंगे कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। पतोकी तहसील बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर भट्टी का नशे की हालत में जज माजबीन की अदालत में गालम गलोच। 10 जजेस ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। पाकिस्तान के वकला में आखिर तशद्दुद का रुझान क्यों बढ़ रहा है? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। लास्टली बात करेंगे सिटीजन क्लब के मामले पर। वजीर दाखिला और वजीर तालीम आमने सामने आ गए हैं। 10 साल पहले तैयार होने वाली अरबों रुपए की बिल्डिंग को वजारत तालीम को देने का फैसला। वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आमिर साहब, आज अपोजिशन इत्तेहाद ने किया है कि हम इस्तीफे देंगे। अगर 150 से ऊपर मेंबरान असेंबली इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आपको लग रहा है इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? वीक होगी, स्ट्रांग होगी? आप तो बहुत आगे चली गई हैं। अभी सिर्फ फैसला ये हुआ है कि 31 तारीख तक जो है अपने पार्टी हेड्स को देंगे। उसके बाद ये जब देंगे तब देंगे वो वाला तो वो बड़ा उसके बाद अभी इफ एंड बट्स बड़े ज्यादा हैं और अब तब में बड़ा टाइम है। तो मैं तो कल भी ये कह रहा था कि अव्वल तो खैर मेरा ख्याल है देंगे नहीं। ये एक टैक्टिक है कि उन्होंने कहा होगा कि प्रेशर डालने के लिए जो है ना, अगर बताना है कि हमारी बहुत ज्यादा नेक नीति है तो फिलहाल पार्टी हेड्स को देंगे। ये भी नहीं कि पहले आ रही थी कि खबर चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को दें, तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पे भी एतबार नहीं किया। उनको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त सारे सिस्टम से आउट हैं और ये पिछली 30-40 साल में पहली दफा हुआ है वो और उनकी पार्टी जो है किसी सूबाई हुकूमत में नहीं है, किसी नेशनल गवर्नमेंट में नहीं है। तो वो हर सूरत चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है ना ये सारा तहस नहस हो जाए, मैं बीच में आ जाऊं। तो इसलिए उन पे एतबार नहीं किया गया तो उन्होंने पार्टी हेड्स को दिया गया है। अब पार्टी हेड्स को तकरीबन सारे लोग दे देंगे, पर हमने देखा था जब इमरान खान ने दिए थे ना उसमें कुछ लोगों को पता चला जी, उन्होंने कहा जी ये मेरे तो दस्तखत ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जी मेरे तो ये राइटिंग भी नहीं है। किसी ने कहा जनाब मेरा किसी ने कहा पता नहीं मैंने तो खत लिख के भेजा था, ये वो है ही नहीं जो एक्चुअल उससे भी मुकर गए थे। तो अभी बड़ी ज्यादा है। बाकी मैं समझता हूँ कि पहले आ जाए इसके देने पे कि मैं कल भी ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ी गलती होती है और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख ने हमेशा ये साबित किया है कि इलेक्शन से बाइकआउट करना और सिस्टम से बाहर जाना और इस्तीफे देना ये कभी भी कामयाब नहीं रहा। तो अब भी ये मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये देंगे नहीं। जब ये देंगे तो बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहला ये आ जाएगा कि आप देखें कितनी चालाकी की। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली से और सूबाई असेंबलियों से देंगे, सेनेट का उन्होंने जिक्र नहीं किया। सेनेट की वो कंटिन्यूटी ना वो बड़ा नुकसान है, वो 6 साल तक चलता है। उसके जो सेनेटर्स जाएंगे आएंगे तो वो 6 साल तक जो है ना वो चलता है। सेनेट का उन्होंने नहीं कहा। दूसरा ये होगा कि जब ये बारी आएगी, अब ये सारी जो पहले बहस थी ना नजर थी वो थी कि जनाब इनका ये लाहौर का बहुत बड़ा जलसा होगा, उसके बाद ये रैलियां निकलेंगी, उसके बाद शायद इस्लामाबाद और रावलपिंडी कांप जाएंगे। सारी नजर उस पर थी कि टेम्पो इस पे बिल्ड करना है। अब आप और मैं और सारे चैनल्स ये बहस कर रहे हैं कि ये इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। अगर देंगे तो कौन कौन देगा, कौन कौन नहीं देगा, अगर फलाना देगा और फलाना नहीं देगा तो क्या होगा, और देगा तो उससे क्या प्रेशर बिल्ड होगा, और देने के बाद जो है इमरान खान उस पे वो उनका आज वैसे ही जो मीटिंग्स थी एडिटर्स के साथ
تو اخبار اس کے میں editors کے یہ ساتھ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے کہا میں بائی الیکشن کراؤں گا. آپ کرا لیں گے بائی الیکشن, تو بحث اس طرف چلی پڑی ہے. ابھی جب یہ دینے کی لٹ سے باری آ جاتی ہے تو یہ پہلے تھا کہ یہ ان کا جب اسلام آباد میں جلسہ لاہور سے نکلیں گے, پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ رہیں گے ریلی اناؤنس کریں گے. اب اگر ریلی اور وہ والا جب ٹائم ختم ہو جائے گا نا, اب پھر آپ اور میں ایکسپیکٹ کریں گے جناب اب آپ استعفیٰ دیں, ان پہ پریشر آئے گا. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو یہ لگے گا کہ یہ بیک آؤٹ کر گئے, یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور اگر یہ دیتے ہیں تو ان کا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی کہ فار ایگزامپل لیٹ سے کہ اگر نیشنل اسمبلی سے بھی صرف دیتے ہیں تو وہ آدھے لوگ ان کے جو نا آلریڈی پہلی فکر مند پڑ گئے, انہوں نے ان کو فکر ڈال دی کہ یار ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. یاد رہے کہ نون لیگ کے خاص طور پہ ان کے ساتھ جو ان کا قبیلہ ہے قائدین کا, جو ایم این اے ایم پی اے حضرات ہیں, یہ کوئی گھر سے انقلاب کے لیے نہیں نکلے ہوتے ہیں. یہ تمام جو ہے ویسے ہی پاکستان کی تمام, ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہم ساری جو بحثیں کرتے ہیں یہ ڈسکورس غلط ہو گئی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی, میں کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے مارکسسٹ جو ہے, مگر یہ ٹپکل مارکسسٹ اس میں جو ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک اشرافیہ کا قبضہ ہو گیا, ایلیٹ کیپچر ہو گئی ہوئی ہے, کارٹلز اور مافیاز نے ٹیک اوور کر لیا گیا ہے. تمام پروونشل اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلیاں, اس میں لوگ اپنے مفادات کو, اپنے خاندان کے مفادات کو, اپنے ذاتی مفادات کو یا پروٹیکٹ کرنے یا بڑھانے آتے ہیں کہ کیسے نوکریاں لی جائیں, کیسے وہ والا کیا جائے. اور دو لوگ غور نہیں کرتے, 18ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم ہوتا رہتا ہے. 14ویں ترمیم جو تھا نا وہ مائل سٹون تھا. 14ویں ترمیم وہ تھی جس میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ ترمیم کروائی کہ آئندہ سے جو ہے پارٹی چیف جو ہے نا وہ الٹیمیٹ پاور رکھتا ہے کہ اس کے بغیر ذرا کوئی اگر پتہ بھی ہلے گا تو وہ آپ کو فارغ کر سکتے ہیں پارٹی ڈسپلن سے. وہ اس لیے ٹھیک کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ بڑی ہوتی تھی, مگر اس سے پہلے بھی یہ ایک سلسلہ ہے کہ تمام پارٹی کی جو ٹکٹیں ہیں غریب آدمی, درمیانے طبقے, ٹپیکل پولیٹیکل ورکر جو کہ 70s 80s میں ہوتا تھا, وہ ختم ہو کے اشرافیہ کو ہی دی جاتی ہے تمام پارٹیز میں, پی ٹی آئی سمیت. عمران خان صاحب نے بھی کہا نا میں الیکٹیبل لے کے آؤں گا پھر تبدیلی لاؤں گا. اب الیکٹیبلز ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں, تو ان تینوں پارٹیوں میں فرق نہیں ہے. تو وہ جو جن کو لائے ہیں ان کو یہ فکر پڑ جائے گا یار ریزگنیشن کیسے دیں. تو یہ ایک میں اس لیے لمبی بات کر رہا تھا کہ یہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کی پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی میں بھی بے تحاشا لوگ نہیں دیں گے, اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹ 2.5 سال کے بعد وہ کیوں چھوڑے, وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے. اگر اس طرح کوئی ڈراسٹک سٹیپ کریں گے تو وہ اس کا جو ہے وہ میرا خیال اس کو نقصان ہی ہوگا. لاسٹلی یہ کہ کیوں کیا, اس کی سیاسی محرکات نہیں ہیں, اس کے زیادہ محرکات جو ہے نا وہ ذاتی ہیں. کہ ہم نے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم بی بی کے لیے یہ جو جائیدادیں ہیں نا جاتی عمرہ کی کرکی, اس سے بچانا ہے. اور پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے آصف زرداری صاحب کا, کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہونی ہے, تو مہینے 2 میں ان کے بھی اومنی کا جو کیس ہے, باقی کیسز ہیں, سب کا فیصلہ ہونے والا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈیسپریٹلی ہمیں پریشر بلڈ کر کے اس سسٹم کو چھیڑنا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی طور پہ نہیں سوچ رہے, وہ بالکل ذاتی طور پہ سوچ رہے ہیں, ذاتی جائیدادوں کی وجہ سے سوچ رہے ہیں, اور اپنے کاروباری مفادات کی وجہ سے سوچ رہے ہیں. اور ہاں فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں جن کے سیاسی مفاد ہے بیچ میں رہنا, جو آلریڈی یہ پارٹی ہیں یہ ذاتی اس پہ سوچ رہے ہیں. پہلے کلاس صاحب سے ویو لے لیں, پھر میں اس کے بعد اگر دیں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد صاحب. ایک تو یہ والا پوائنٹ ہے کہ عامر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر دے دیتے ہیں استعفے تو پارٹیز کے اندر بھی کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا. کچھ چاہتے ہیں استعفیٰ دیں, کچھ نہیں چاہتے. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر سب نے استعفیٰ دے دیا تو پھر میں دوبارہ الیکشن کرواؤں گا. ویسے میری رائے ہے, عامر صاحب کی اپنی رائے ہے, ان کا زیادہ مجھ سے تجربہ بھی ہے, پولیٹیکل اپروچ اور انڈرسٹینڈنگ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے. میں ایڈمائرر ہوں ان کی بہت ساری سیاسی اپروچز کا اور کمنٹری کا. لیکن میرا خیال ہے استعفیٰ دیں گے, یہ سب دیں گے, میرا خیال ہے یہ بالکل دیں گے. اور یہ جن لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ یہ شاید بلف کر رہے ہیں
ये शायद वक्ती तौर पर कोई फ़ायदे लेना चाहते हैं, ये कोई डील मारना चाहते हैं। अगर पिछले आप कोई 2-3 महीनों के इनका थोड़ा सा फॉलो करें ना, जो इनके इवेंट्स हैं जिस तरीके के अनफोल्ड कर रहे हैं, उससे मुझे तो कम से कम शक नहीं है कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। ठीक है। आमिर साहब का ये कहना कि इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारी टूट फूट होगी, मेरा ख्याल है पार्टी में अगर टूट फूट का जो टाइम था वो उस वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी की लीडरशिप पे अटैक्स किए थे, और बहुत सारी पार्टी के अंदर एक रिजेंटमेंट भी थी, और थोड़ी सी एक वो स्पेस भी मांग रहे थे कि यार मियाँ साहब ने समझाओ यार की करने लगे ना, यार मियाँ साहब की कह रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो। हमारा भी एक ख्याल था, मैं आप कह सकते 2-3 बड़े लीडर्स जो हैं, मैं जिनसे मेरी बात भी हुई कुछ, वो बिल्कुल डरे हुए थे। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैगेज उठाने को तैयार नहीं थे, कोई उनके बयाने को ऑन करने को तैयार नहीं था। मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली उनको मैसेज दिया, और मरियम ने उसको रीइंफोर्स किया बाद में। उन्होंने कहा भाई साहब जिसने जाना है छोड़ के चला जाए। वही वाली बात, हम लाइट ऑफ कर रहे हैं, इस कमरे में जितने बैठे चुप करके उठा जाए, 2 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए। उनका बहुत कुछ स्टेक पे है इस वक्त सर, इनका नवाज शरीफ साहब का भी, शरीफ फैमिली का भी, मरियम नवाज साहबा का भी। इतना स्टेक पे, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इतना स्टेक पे पीपल्स पार्टी का नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि हम इसमें से क्या ले सकते हैं। आप अगर उनकी टोन देखें, नवाज शरीफ साहब की, मरियम की देखें, वो दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही। अब उनके लिए वहां पे पीछे जाना मुश्किल है, मेरा ख्याल है। ये असेसमेंट है, गलत भी हो सकते हैं, सियासी असेसमेंट को फिर उस पे तो होती नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है जनाब हम कहें ये देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन वो इस दफा डैमेज करेंगे इसको, इमरान खान साहब को। वो कैसे डैमेज करेंगे? जो उनके लिए अभी उन्होंने क्यों इस्तीफे का सर 31 दिसंबर तक कहा है, वो इसलिए कहा है कि इलेक्शन होना है इनका, ये उसमें ये सेनेट का जो है वो होना है मार्च में। अगर आज वो ये उसमें 13 के वाले उसमें जलसे में अनाउंस कर दें जी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, तो फिर फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं ना उनकी सीटों पे। ये नहीं करेंगे। इनको सूट कब करता है? ये फरवरी के करीब जाके करें, ये उसमें फरवरी या वो एंड ऑफ फरवरी या 15 फरवरी, मतलब इसके करीब ये इस्तीफे दें, जब लॉन्ग मार्च इनका इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, जिसको वो लेके आएंगे, यहाँ पे अनाउंस करेंगे रीजन। उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शन आपके लिए कराना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पहले ये इलेक्शन करवाएंगे और फिर सेनेट के 160-70 आप कहते हैं अपोजिशन है वहां पे, 160-70 लोग अगर कौमी असेंबली से निकल जाते हैं, आपके सूबाई असेंबली में भी तकरीबन इतने ही मेरा ख्याल तादाद बनती है, बराबर पे निकल जाते हैं। तो इलेक्शन अगर आके खान साहब ने करा भी दिया सेनेट के, इनकी लीगैलिटी, इनकी मोरालिटी नहीं रहेगी। पॉलिटिक्स वो जितनी भी गंदी हो जाए ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, एक थोड़ी सी मोरालिटी आपको चाहिए होती है, हर बंदे को चाहिए होता है। इवन जो बाइडन जो है उसको भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जनाब कि उसका मुखालिफ जो है ना वो मान नहीं रहा कि मैं हारा हूं, धांधली हुई है। तो दिल में बाइडन को भी होगा कि मेरी पूरी फतह जो है ना वो मानी नहीं जा रही, आधे मानते आधे नहीं मानते। तो सेम इमरान खान साहब के लिए मसला हो जाएगा। वो तो बड़ा खुश बैठे होंगे मैं इलेक्शन करा दूंगा, इतना आसान नहीं होता, आज तक कभी नहीं हुआ। अगर ये इस पे एक्सट्रीम स्टेट पे जाएंगे, विच आई थिंक दे विल गो, और ये खान साहब कह रहे हैं कि जनाब के हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आमिर साहब कह रहे हैं नहीं जनाब पार्टी नहीं टूटेगी। मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब यहाँ पार्टी से टूट के किधर जाए? सपोज अगर लेट्स टॉक अबाउट दैट, नवाज लीग के लोग जो है वो करते हैं, रिवोल्ट करते हैं जी कि हम तो जी इस्तीफे नहीं देते, हम तो नहीं जाते जनाब, कि हम उनका बयान नहीं भेजते। इन्होंने बयान को डिसोन करना होता है ना, ये 3 महीने में बड़ा टाइम था। वो एस्टैब्लिशमेंट उन पे काम करती, एजेंसियां उन पे काम करती, नई पार्टी खड़ी करवा देते। और शेख रशीद साहब जो कहते थे शीन लीग निकलेगी दरमियान में से, उसमें शायद खकाना बासी साहब सामने आते, शहबाज शरीफ सामने आते, या कोई और आता। कहीं से आपको सिम्टम नजर नहीं आ रहे, कहीं से साइन नजर नहीं आ रहे कि अगेन इनकी पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। हाँ 2-3 महीने पहले थी, अब नहीं है। अब जो टाइम था उन्होंने इस्तेमाल किया और पार्टी को उन्होंने थ्रेट किया है। मरियम ने भी किया है और नवाज शरीफ ने, प्लस इनके जलसे भरना शुरू हो गए। अब ये पॉलिटिकल लोग जो हैं ये बड़े शाने एनिमल्स होते हैं, दे आर वेरी वाइज एनिमल। वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, हुकूमत उनके अंडर क्रिटिसिज्म आती जा रही है, हुकूमत उनसे चल नहीं रही, ना पंजाब चल पा रहा, उनसे इस्लामाबाद 24 किलोमीटर का वो नहीं चल पा रहा, ये शहर नहीं चल पा रहा। वो अगर छोड़ते हैं, सपोजली उनके अंदर एक ब्लॉक बन गया, वो ब्लॉक उसको कौन लीड करेगा? और अगर उसको लीड करें तो अगले इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टी में वो शामिल होगी? इमरान खान साहब की पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी उनको लेगी, क्यू लीग लेगी, कौन लेगा उनको? सो उन्होंने फ्यूचर अगर देखना है, उन्होंने कहना मार खा लो। ये 2-4 साल की जो आमिर साहब के तनख्वाहें छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है आपको। और इनकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे जितने भी थे ना इस्तीफे दिए थे सर, आपको याद होगा पीटीआई वालों ने। वैसे बड़ा करैक्टर था, बड़ा हमें इन्होंने कहानियां सुनाई, रामलीला नौटंकी खेली इन्होंने पूरी, लेकिन तनख्वाहें बैक डेट से ली। इन्होंने 6-6 महीने की तनख्वाहें, जिन दिनों ये काम नहीं कर रहे थे, कौमी असेंबली में नहीं जा रहे थे, उस वक्त कोई ख्वाजा आसिफ वाली बात, कोई ग्रेस, कोई वो उनको नहीं आई। उन्होंने जाके बैक डेट से सब ने, ये बड़े बड़े जो यहाँ अदाकार फिरते हैं और बड़े बड़े करेक्टर के हमें कहानियां सुनाते हैं ना, ये सब ने जाके बैक डेट्स में 6 महीने, साल, बल्कि साल से ज्यादा सर,
इन लोगों ने पिछली डेट्स में लेके तमाम इन्होंने लाखों रुपए के इन्होंने पैसे लिए थे। लेकिन नवाज लीग के जो पार्टी के लोग हैं ना, ये वो पापर नहीं है, अच्छे खासे बिग बिजनेसमैन हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनमें बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे इनके मिल ओनर्स हैं, दे आर मिलियनरी। ये गरीब लोग नहीं है कि जिनको 2-2.5 लाख रुपए का चक्कर है। हाँ, इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों का मसला था, मोस्टली ये लोग थे जिनके लिए 30-40-50 हजार, 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इवन पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझ लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए महीने की तनख्वाह छोड़नी मुश्किल हो जाएगा कि नहीं यार कि चलो मुफ्त में आ रहे हैं। नवाज शरीफ का क्राउड आप किसी वक्त देख लें, आप कहेंगे तो कल मैं इमरान मगराना साहब को जिम्मे लगाऊंगा, हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर भी, रिसर्चर बड़ी अच्छी करते हैं, कि भाई साहब जरा इनके एसेट दिखाएं, इनके 70-80 लोग जितने भी हैं, जरा बताएं कौन कौन क्या है। इन लोगों को 2-4-2.5 लाख का फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वक्त उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहब कह रही है, गलत कह रही है, पार्टी तबाह होती है, बर्बाद होती है, नहीं होती, उसी के साथ खड़े हूं। लास्टली इन्होंने कहा जनाब कि ये जो है ना, इन्होंने ये पीएमएल नवाज जो है ना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट कभी रही नहीं है, ये मारे खाने वाले हैं नहीं, ये चूरी खाने वाले मजनू है। बात तो माजी में तो ये हुआ है, यही बात आपको याद होगा। सारे ये नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई के वर्कर के बारे में कहती बर्गर बच्चे, याद है आपको, एक टांट किया जाए, ये तो बर्गर हैं, ये तो बच्चे हैं, ये तो बॉयलर मुर्गी है, ये तो चूजे हैं, ये कहाँ मारे खाएंगे, इन पे तो एक डंडा है पुलिस का, वो नस जाना है, इन्होंने पूरे का पूरा सिंध क्रॉस कर जाना है। क्या किया उन्होंने फिर? 126 दिन बैठे रहे जहाँ पे, जलसों में लड़े, गोजरावाला में लड़े, वो आपके मुल्तान में लड़े, आपके फैसलाबाद लड़े, लाहौर में लड़े। सर ये प्रोसेस होता है मार खाने का। इमरान खान के बर्गर बच्चे चूजे अगर आज के हार्ड कोर वो पॉलिटिकल वर्कर बन गए, उन पे यहाँ पे याद होगा चौधरी आपने वजीर दाखिला निसार अली खान साहब ने फायरिंग करवाई, उन पे आंसू गैस हुई, टेयर गैस हुई, ये चूजे थे, बर्गर थे ना जिनको बर्गर कहते थे, लड़े। तो ये भी इस प्रोसेस में से गुजरते हुए नवाज लीग वाले भी डंडे सोटे खाते खूते, मरते मराते, केस बनते, पुलिस पकड़ती, जमानतें कराते। तो ये भी सर जी कुछ ना कुछ बड़ा अच्छी बात है कि आपने ब्रेक तो नहीं ना ले नहीं, आपको कंटिन्यू करें। ये है कि ये हमारे से लोग शिकायत, ये कई लोग दोस्त करते हैं, आप लोग के ख्याल बड़ी चीजों पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके मेरे ख्याल जो है ना मिलने का काफी सारी हम रीजन पे बात करते हैं, आप भी रीजन पे दबाव देते हैं, मिलते हैं, मैं भी रीजन पे दबाव आपसे 360 की डिग्री पे इस पे डिफर करता हूँ। पहली बात कर लेते हैं बारी बारी सेनेट की, कि आप कह रहे हैं कि वो अगर ये सिंध की असम्बली सिर्फ रिज़ाइन करेंगे या नेशनल असम्बली से करेंगे तो लीगली और अखलाकी तौर पे इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लीगली तो कोई इसमें अभाम है ही नहीं है कि आपको कोई कदर नहीं है, आइन के अंदर कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर एक असम्बली से रिज़ाइन हो रहा है या बाकी एक जो है, हाँ वहाँ से सिंध में ये ज़रूर है कि बाई इलेक्शन होगा, जो है बाई इलेक्शन होगा, और सिंध के सेनेट जो है ना उसका इलेक्शन शायद जो है वहाँ पे वक्ती तौर पे रुक जाएगा जब तक बाई इलेक्शन नहीं होगा। नेशनल असेंबली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीगली कोई किसी किस्म का रुकावट नहीं आती। अब आ जाती है इखलाकी मेरा नहीं ख्याल है कि ये भी खुद भी कोई इखलाकियात के कोई पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं। अगर इखलाकी मॉरल हाई ग्राउंड लेनी है तो ये ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब ये हम बाई इलेक्शन तो नहीं होने देंगे ना, देखें वो 77 वाली सिचुएशन हो जाएगी 77 में। और अब में फ़र्क ये है कि 77 के अंदर वो जो जितनी भी 9 सितारे थे उनमें से एक पे भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं थे, वो कन्विक्टेड नहीं थे, वो एक नजरियाती और एक लड़ाई थी। दूसरा 77 में और अब में फ़र्क ये है कि उनके साथ 9 सितारों के साथ इस्टेब्लिशमेंट उनकी साइड पे थी, उनके साथ मिली हुई थी, हैंड्स इन ग्लव थे, जो कि इस वक्त सूरत हाल नहीं है, बल्कि क्वाइट दी ऑपोजिट कि इनका सारा जो बयानिया है वो कहते हैं इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, वो तो क़यादत है, क़यादत के अंदर भी 2 लोग हैं। तो उसके उस नारे के बाद तो जो है ना फिर वो जो पिछला पाकिस्तान था, कई चीज़ों पे मैं फॉर एग्जांपल खुद ये इस्टेब्लिशमेंट के हम बड़े नाकिद हैं कि ये ओवर रीच इनकी हो गई हुई है, ये वो है, मगर वो तो पाकिस्तान ही फिर बदल जाएगा, ये तो फिर फ्रांस बन जाएगा ना 1879 वाला, तो बड़ी अच्छी बात है। मगर इनके वो क्रीडेंशियल्स नहीं है ना अखलाकी स्टैंडर्ड के, इनके साथ अवाम इस नजरिए से सिर्फ देख रही है कि जनाब नहीं देखे ना ये अखलाकी तौर पे बुरी बात है। तीसरी रह जाती है पॉलिटिकल, सियासी तौर पे कितना इम्पैक्ट होगा, सियासत पे कितना पॉलिटिकल होगा, उस पे अभी बड़ा लंबा चौड़ा मेरे ब्रेक के बाद हम इसे रहेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका डिफरेंट है थोड़ा। मैं इसका कह रहा था कि ये अगर इस्तीफे दे देते हैं और इस्तीफे देने के साथ सिंध असेंबली का उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वहाँ से इस्तीफे देंगे या असेंबली डिसॉल्व करेंगे। फर्स्ट करें असेंबली भी डिसॉल्व करते हैं तो मैं कह रहा हूँ लीगल लकूना भी कोई नहीं आता और अखलाकी तौर पे भी इनकी वो वाली पोजीशन नहीं है कि इन केसेस के साथ और ये तमाम जो रसीदें ना दिखाने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका है जो इनके साथ मुतफिक नहीं है कि इनका कोई अखलाकी स्टैंड इसके पीछे है। और सियासी असल बात ये है कि ये इस्तीफे दे देंगे, वो बाई इलेक्शन की अनाउंस कर देंगे, तो उसके बाद ये आप देखें कि बाई इलेक्शन के बाद क्या अव्वल तो पहले काफ़ी सारे लोग इनसे टूट जाएंगे जो कि जिस तरह पीटीआई के जो थे वो 5-6 वापस आके बैठ गए थे, इनके भी काफ़ी सारे जो इनसे वापस नहीं देंगे। जो देंगे तो ये फिर उसके बाद क्या वो ये अच्छा लगेगा इधर से अपनी सीटों के ऊपर खुद बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, अखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे नहीं लड़ते नजर आएंगे। तो क्या अपनी वो जो जद्दी की सीट है कोई नहीं छोड़ता, वो उनमें से काफ़ी ज़्यादा हैं जो फिर इनकी पार्टी को छोड़ के अव्वल तो काफ़ी सारे नहीं छोड़ेंगे, बाकी इंडिपेंडेंट आधे से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट या वो फिर जो है इनकी पीटीआई की सीट के ऊपर लड़ेंगे। कोई भी एमएनए एमपीए एक दफ़ा अपनी जब सीट छोड़ देता है तो उसका वैक्यूम हो जाता है, वो कोई ना कोई वैक्यूम फिल कर देता है। साथ में उसके बाद लोकल बॉडीज़ भी आनी है, तो लोकल बॉडीज़ के साथ भी वो वाला फिल करता है। तो उसके बाद आप देखें ना उस स्टेज पे तो तब जाएंगे कि अगर ये जलसा और इनकी ये जो रैली है ये फेल हो जाती है, इसके पिनिकल पे जाके वो एक किस्म का इस्तीफे देना एक शिकस्त है। जब आप इस्लामाबाद में इतने बड़े जलसों के बाद रैली के बाद नहीं गिरा सके तो आप जाके कैसे रुकवाएंगे, हर हल्के में जाके आप रिटर्निंग अफसरों से लड़ेंगे, वहाँ से कैसे करेंगे। तो जितने भी उसके सिनारियो मैं सोच सकता हूँ मेरे लिए उसका मुश्किल है। लास्टली मैं ये कह दूँ कि वो इसलिए भी टूटेंगे इनसे, इनके मुस्लिम लीग के खास तौर पे इकरार साहब की उम्मीद है कि ये लोग जो है ना इनका तजिया ये है कि जनाब ये इस जिस तरह पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस से गुजरी तो ये वो पीपल्स पार्टी का खमीर और था, अब पीपल्स पार्टी का भी काफ़ी सारा बदल गया है, मगर 70s में बिल्कुल डिफरेंट खमीर था। इनका खमीर कुछ ज़्यादा नहीं बदला बल्कि आगे से ज़्यादा एलिटिस्ट अशराफिया ज़्यादा आ गई भी है। तो ये एक तो मुझे मसलिल नजर आता है। दूसरा इसलिए इनके लोग टूटेंगे कि उनको नज़र आएगा कि जनाब नवाज शरीफ का और मरियम साहबा का या जो शरीफ ख़ानदान है ये तो इसलिए समझ आती है कि इनके ज़ाती जायदादें बुलाने के लिए हैं, तो उनके लिए दे हैव नॉट यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, उनका तो सब कुछ जा चुका है। उनके जनाब हम इस्तीफ़ा देते हैं तो हमारा बहुत जाता है, हमारी ख़ानदानी सीट जाती है, हमारी सियासत जाती है, हमारी वो जो टोर कहते हैं ना पंजाब में जो है ये रोब दाब चला जाता है, तो हम तो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो कोई भी एमपीए एमएनए किसी से पूछ ले वो आप उससे ज़रा सा साइड पे ले जाके वो कहेगा ये पागल है मरवा रहे हैं। ये एक बिल्कुल ये जो पोस्टरिंग भी की है मैं समझता हूँ वो भी इनके लिए नुकसानदेह है। अब सारा ध्यान ये बहस ये हो रही है, हम जलसे में तो बहस नहीं कर रहे कि लाहौर का होना या नहीं होना, हम भी यही बहस कर रहे हैं, पार्टी में भी यही बहस हो रही है। सर अगर नून लीग वाले इस्तीफा दे भी देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले नहीं देंगे, तो इससे क्लैश सिर्फ पीडीएम में पड़ेगा, इमरान खान की हुकूमत तो कोई खतरा नहीं होगा। आमिर साहब ने पता नहीं क्यों समझ लिया है कि पीएमएल नवाज में फरिश्ते आ गए हैं और इतनी तादाद में आ गए जो हाई मारल ग्राउंड पे खड़े उल्टा कह रहा हूं, नहीं आए मैं उसी पे आ रहा हूं, जस्ट गिव मी टाइम सर, कि वो कहेंगे जनाब ये सारी लड़ाई जो लड़े ना नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब अपनी जदादें बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने दमादों को बचाने के लिए, जो इन्होंने माल बनाया है, पैसा बनाया, जो करप्शन किया ना उसको बचाने के लिए सारा का सारा स्टेज पे लगा रहे हैं और पूरी पार्लियामेंट भी उड़ाना चाहते हैं, ये सिस्टम भी तबाह करना चाहते हैं। लेकिन हम जो है ना होली वॉरियर्स हैं, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े फरिश्ते हैं, हमने कभी करप्शन नहीं की, हमने मारधाड़ नहीं की, हमने माल नहीं बनाया, हमने ये इनके साथ हम नहीं खड़े हो सकते, हम अपना एक अलहदा रास्ता लेते हैं। और पाकिस्तानी कौम हमारे पीछे है कि जितना भी वोट बैंक जो है ना ये नवाज शरीफ का नहीं है, ना वो ये उसका है, उसका मरियम का है, ये वोट बैंक हमारा ज़ाती, हम आराम से दोबारा जीत के आ जाएंगे। सर इसमें 2-4 चीज़ें, इनकी पार्टी का नेम एनीवन, इन्होंने सियासत में करप्शन किसने इंट्रोड्यूस करवाई? नवाज लीग ने करवाई, इन्हीं की पार्टीज ने करवाई, इन्हीं एमएनएज ने आके कि इन्हीं वजीरों किस पे इस वक्त आप मुझे बताएं मेरे साहब करप्शन के केस हैं जिन्होंने माल नहीं बनाया,
4-5 मुझे पीएमएल नवाज से ऐसे बंदे ढूंढ के दे दें जिन पे हाथ हम रख के कह सकें कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, करैक्टर वाले लोग हैं, डिग्निटी वाले लोग हैं, और इन पे ये जो है नवाज शरीफ साहब के आगे खड़े हो जाएंगे, मरियम साहब के आगे खड़े हो जाएंगे और स्टैंड ले लेंगे। सर ये आए ही इसलिए थे नवाज शरीफ साहब के साथ कि हम डट कर माल बनाएंगे। वही वाली बात, खाता है लगाता वाला हिसाब है, खुद भी खाता है और आपको भी खिलाता है सर। ये तो सारे बेनिफिशियरीज का टोला है, बाकी तौर पे बराबर के ही हो गए ना सारे। एक चीज आप बात इमरान खान साहब पे, तो इमरान खान साहब आपके पास कौन से अखलाक की बहुत बड़े झंडे उन्होंने गाड़े हुए हैं कि वो कह सकते कल को लोग पब्लिक कहेगी इमरान खान साहब के पास तो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने बनना है। सर मैं वही बता रहा हूँ, वो भी तो 3 दफा बन चुके थे ना। हम एक उसको डिबेट करके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन पे करप्शन के इल्जाम लगे, जो इल्जाम पीपल्स पार्टी पे और उन पे लगता था, नवाज लीग पे, कोई एक बता दे जो इन पे नहीं लगा या इनके बंधु पे नहीं लगा। आपको जो सबसे बड़ा लगता था मनी लॉन्ड्रिंग का, इमरान खान साहब की वो जो आके टांट कर दोनों एटीएम्स पे लगा सर, आपके अलीम खान साहब पे भी लगा और आपके जहांगीर तरीन साहब पे भी लगा। एक डिस्क्वालीफाई हुआ, दूसरे को नायब ने उठा लिया था, ये दोनों थे ना, उसके बाद बराबर हो गया। इसका भी ये था कि बैरून मुल्क जदादे हैं जनाब इनकी, नवाज शरीफ साहब की नहीं है जनाब। उन्होंने कहा जी इनके आप देख लें, अलीम खान की जदादे निकल आई, जहांगीर तरीन साहब की निकल आई, और भी अभी वो ये आपने मेरा ख्याल स्टोरी हमने टेकअप नहीं कि हमें किसी वक्त करनी चाहिए, जो वो ये आपको याद काजी फैज ईसा साहब ने वहां पे डाली है, वो पिटीशन देखी आपने सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो उन्होंने डिटेल बताई कि किस किस मुल्क में जनाब जदादे हैं सर, वो भी आपकी बराबर होगी सर। अब आते हैं स्कैंडल्स पे आ जाते हैं सर। इनकी आप हुकूमत के स्कैंडल देखें, एक चीनी में सिर्फ इन्होंने 500 बिलियन रुपीस का लोगों की जेबों से निकलवाया। 500 बिलियन ये रिकॉर्डेड है, ये खुद मानते हैं, आपके सामने है सर। गंदम पे आ जाए सर, उसमें इन्होंने माल बनाया। अद्वियात को देख लें, उसमें इन्होंने आके सारी की सारी चीजें की। अच्छा उनके पास करप्ट लोग बैठे हैं, तो ये तो खुद आपको पता है, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसी डाकू के घर जाके पिछले हफ्ते चाय पी के आए हैं, उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत ने बनाई हुई है। इनके कैबिनेट को उठा के देख लें, आधे से ज्यादा वजीर तो नायबजदा बैठे हुए हैं, उन पे स्टोरीज हैं, स्कैंडल्स हैं, उन पे चीजें हैं। सो मुझे जरा समझाए पाकिस्तान का अवाम जो है वो किस बुनियाद पे कहे कि जनाब मौजूदा रजीम बहुत बेहतर है और ये नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी जिनको हमने वोट नहीं डाले, जरदारी एंड कंपनी वो बुरे थे, ये अच्छे हैं। सो मेरा ये कहना है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनके पास थोड़ा सा एज है। अदरवाइज ये अखलाकी तौर पर सर, ये मॉरली तौर पर और अदरवाइज मतलब पॉलिटिक्स में हमने बना देने की कोई अखलाकियात की जरूरत नहीं है। जो जितना इमोरल यहाँ पे हो सकता है, जितना यहाँ पे गलत काम कर सकता है, लोग रोमांटिसाइज करके एक ही लाइन में भुगता दे, तो सियासत में होता है जनाब। स्टेन बेड फेलोज के साथ चलते, कल के दुश्मन आज के दोस्त कल के दुश्मन। हमने पूरी कौम को ये समझा दिया है जो जितना बड़ा ये करप्ट है, इमोरल है, गलत काम करता है, दो नंबरें करता है, अपने वादे पूरे नहीं करता, झूठ बोलता है, ये सियासत है। सो जनाब इस वक्त सियासत में इमरान खान साहब भी उसी लेवल पे उनकी पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं जिस लेवल पे नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, जिस लेवल पे पीपल्स पार्टी खड़े हुई थी। ये कल को जब जाएंगे ना आवाम को जस्टिफाई करने, जितना क्राउड इस वक्त आ रहा है आपके सामने, और जो उन्होंने आप अभी से देख लें, इन्होंने ग्राउंड में वहां पे पानी छोड़ दिया, लोग इकट्ठे ना हो, यूजुअल पानी है वो आता रहता है। इट शोज योर नर्वसनेस कि अगर आप कर रहे हैं या तो इजाजत ना दें, हम तो आपके साथ हैं, हम तो कहते थे जलसों की। सो इमरान खान साहब को मुझे दुख ये होता है कि इन्होंने तमाम हाई मॉरल ग्राउंड जिनकी बुनियाद पे पावर में आए थे, इन्होंने 2 सालों में एक करके लूज किए हैं। आज अगर नवाज शरीफ साहब पावरफुल हुए ना, मरियम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं हुए, इमरान खान साहब की वीकनेसेस ने उनको स्ट्रांग करके रख दिया। जो बात मैं कहता हूं कि ये तो 2 साल क्या, यहां 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे। ये नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे, जितनी इनकी चीजें करप्शन स्कैंडल है। इमरान खान साहब को दाद ने 20 महीने में इनको खड़ा कर दिया सर जी। मैं लास्टली सिर्फ ये कहना चाहूँगा क्लास साहब कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट विद ऑल इट्स फॉल्ट, नून लीग की गवर्नमेंट जो है, उनके तमाम इस स्कैंडल्स के बावजूद, और रोज़ ये बहस चलती थी कि आज गई कि कल गई, दोनों 5-5 साल पूरे कर गए, हालांकि अंपायर की उंगली के अगेंस्ट थी। तो इनका जो है स्केल भी एक तो उनसे मैं समझता हूँ छोटा है। अभी वो उस लाइन पर जरूर चल पड़े हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंचे। दूसरा वो 30 साल का हिसाब था, ये 2-2.5 साल का हिसाब है, ये भी एक फर्क है। और अंपायर की उंगली जो है ना, उसको उंगली के इर्द गिर्द जो इन्होंने धागे बांध दिए हैं ना, खुद मुश्किल में है। मेरी इत्तला ये आ रही है कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद सुना है अंपायर भी मुश्किल में आने वाले हैं। वो देखें, हाँ इनके पास सिर्फ एक तरीका है कि मुल्क में अगर बहुत बड़ा एक chaos हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी एक सिचुएशन हो जाती है, एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। इनकी कैपेसिटी देखनी है कि वो किस बात की है, मगर उसके अंदर खतरा ये है कि उसके रिजल्ट में फिर ये अगर ये इनका उम्मीद करना कि ये इनको एक गुलाब के ऊपर बिठा के वो फूलों का हार पहना के वो कहेंगे अब आप चूंकि जीत गए हैं
تو یہ انقلاب کی جو ہے نا آپ یہاں پہ اب آپ کی مرضی کا الیکشن ہوگا, آپ کی مرضی کے نمائندے لگیں گے اور آپ کی مرضی کا پرائم منسٹر, ایسا نہیں ہونے لگا. پھر اگر اتنا ملک کے خونی حالات ہو جائیں گے تو یہاں پھر پتہ نہیں کیا کس قسم کا لمبا احتساب ہوگا, کون کر رہا ہوگا, کیا کرے گا, پتہ نہیں کون کرے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے اس ملک کا ہی مجھے کہہ رہا ہوں کہ ملک کا پھر وہ اس سیناریو کے اندر, اور وہ پاسبلٹی ہمیشہ رہتی ہے, وہ بہت زیادہ ایک گیمبل جو ہے نا بڑا ہے. اس جوئے کے اندر سے کوئی بھی کامیاب نہیں نکلے گا, آپ بھی, میں بھی, اور ملک بھی ایکچولی, وہ بھی کیونکہ تجربے ہو چکے ہوئے ہیں پہلے کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ کہ جب وہ لگ گیا تھا, ہم سمجھتے تھے 1990s میں کہ ماشاء اللہ نہیں لگے گا, اور لگ گیا, اور اس کا جو نتیجہ نکلا پتہ نہیں. آج کل یہ بھی کوشچن رہتا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا کہ پتہ نہیں جس طریقے سے پہلے وہ عزت سادات نہیں رہی ہے, ابھی سے یہ حالت یہ ہے کہ جلسوں میں جلوسوں میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے تو کیا صورتحال ہوگی. سو دیٹ کوشچن ریمینز اوپن کہ یہ اگر ہو جاتا ہے اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے تو وہ مجھے کسی سیناریو سے بھی لے لیں اچھا نہیں نظر آ رہا, کسی کے لیے بھی, نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, نہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. آپ کے میرے تو خاص طور پہ یہ میں فار ایگزامپل یہ جو اعجاز احوان صاحب یہ مجھے ڈرا رہے ہیں تاکہ میں گفتگو نہ کروں, دیکھا تاکہ میں کاؤنٹر نہ دوں. عامر صاحب یہ بھی طریقہ کیونکہ حالات خراب ہونے والے ہیں. آج کل لاسٹ ایک واقعہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ ایک میجر جنرل صاحب اعجاز احوان صاحب ٹی وی پہ روز وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پورا بھاشن دے رہے ہوتے ہیں ڈیموکریسی پہ. یہ جب راہیل صاحب کے کیونکہ بیچ میٹ تھے تو جب وہ تازہ لگے تو یہ بہت طاقت میں تھے, تو جو ایک محفل کے اندر جو ہے نا ان سے میری بات چیت ہو گئی, تو میں نے کہا جی کیسے آدمی ہے راہیل آدمی, جنرل راہیل صاحب, ہی از اے سولجر. 1 منٹ میں اگر حالات خراب ہوئے نا, ابھی تازہ وہ لگے تھے, تو یہ یوں کر کے معاشرہ لگائیں گے. میں کہا جی اچھا جی, اور یہ وہ مشرف والی غلطی نہیں کریں گے. یہ جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹی ٹی ٹاٹا کرتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ کی بند کریں گے, ٹی وی بند ہوگا, پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اعجاز احوان صاحب, تو میری بار ان سے لڑائی بحث کی. میں نے کہا جناب یہ اس کا یا اس کی اس پہ مرہون منت نہیں ہے, ہماری میڈیا کی لڑائی جو ہے نا وہ 70 سال سے چل رہی ہے, تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. آج کل وہ ویسے بیٹھے ہوئے بڑا ہر ٹی وی پہ آ کے بہت تقریر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جمہوریت کیسی ہونی ہے. اب ان کے خیالات ویسے بدل گئے ہیں. اچھا بندے کو موقع دینا چاہیے, مگر مجھے خوشی ہے کہ وہ گرو کر گئے. یہاں پہ ناظرین بریک کا ٹائم ہے, اب سچویشن ساری تبھی کلیئر ہوگی جب اپوزیشن استعفے دے گی. اب یہ کب دیتی ہے وہ آگے وقت بتائے گا. بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے کہ کیوں قانون کے رکھوالے ہی قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. ایکسکلوسیو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پتوکی تحصیل بار ایسوسی ایشن کے صدر مدثر بھٹی کا نشے کی حالت میں جج محجوبین کی عدالت میں گالم گلوچ کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے, اس پہ بات کریں گے. عامر صاحب, ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وکلا جو ہیں وہ تشدد کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ قانون کے رکھوالے ہیں وہ؟ قانون کے رکھوالے والی تو وہ اب کل کی بات رہ گئی ہے, مگر یہ وکیلوں کا جو تشدد ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت مکروہ حد تک بڑھ گیا ہے. اور سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اس کے خلاف جو کہ ان کی اپنی فرٹرنٹی سے آوازیں آنی چاہیے, وہ چند درمیان میں آئی تھیں, وہ ایک دم وہ بھی خاموش ہو گئی ہیں. کوئی نہیں اس چیز کو روک رہا. یہ کافی عرصے سے سلسلہ جاری ہے. یہ جوڈیشری کی جو موومنٹ ہے اس کے بعد سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کالے کوٹ والے ہی سارے یہ ہر چیز کر سکتے ہیں, اور ایک پورا ایک قبیلہ آ گیا ہے جس کے اندر جو کہ بیسیکلی وہ وکیل نہیں ہیں, مگر انہوں نے کسی طریقے سے اچھی بری ڈگریاں لے لی ہیں اور وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں, قبضہ گیری کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں, ججز کی بے عزتی کرتے ہیں. ہر قصبے, ہر شہر میں, بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں انہوں نے گن ڈالا ہوا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ فرٹرنٹی کو, ججز کو, بینچ کو, بار کو اس کا کچھ کرنا پڑے گا. یہ صرف 2-3 ہفتے میں واقعات ہو چکے ہیں. 3 پہلا ہوا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے پتوں کی کے اندر جو 10 ججز جو ہے نا وہ بائیکاٹ پہ چلے گئے ہیں. یہ جو واقعہ آپ نے بتایا کہ جج کے ساتھ کس طریقے سے بدتمیزی کی گئی. آج کی خبر تھی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان کے جو امیدواران کی ایک لمبی لسٹ تھی ان کو جو ہے ان کے لائسنس معطل کر دیے ہیں کیونکہ ان کی ڈگریاں غلط تھی.
तो पता बाकी की भी चेक करना चाहिए। बेताशा की डिग्रियां गलत भी और भी निकलेंगी, जाली हैं। और काफी लोगों की जो डिग्रियां हैं वो जो थर्ड क्लास किस्म के कॉलेजेस बना दिए गए थे और उनसे वो डिग्रियां ले ली गई थी, तो वो कब्जागीर हैं, वो वकील नहीं है। तो ये दूसरा, वही हाल ही में यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है ना बाहर के इलेक्शंस हुए हैं, और ये जिस किस्म की वहाँ फायरिंग और गुंडागर्दी है, अब तो इसके normal हो गया। पहले फैसलाबाद में भी दे चुके हैं कि वो डीसी को थप्पड़ मारे गए और वो कहा जी ये तो बंदा पागल है। बाद में वो आपस में वकीलों की लड़ाई, वो दोबारा फायरिंग करता हुआ नजर आया। ये वाकया साहिवाल में भी हो चुका है, मुल्तान में भी हो चुका है। लाहौर में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जब थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, उनको दफ्तर का वो जाला तोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने जुर्रत कर ली थी वकीलों के खिलाफ कुछ करने की। तो किसी ना किसी को कुछ करना पड़ता है। इससे पहले कि वो आप लाहौर की बार का दिखाएं, मैं लास्टली कहूँ कि हमने अभी कोशिश की आबिद साकी साहब से, जो कि पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हैं और सबसे बड़े नुमाइंदे वो ही हैं। और साकी साहब जो है, मैं इनको पुराना जानता हूँ और बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि ये सियासी मूवमेंट्स में रहे हैं, हमेशा लिबरल बात करते हैं। मगर अभी माहौल ये बन रहा है कि वोटों की वजह से, क्योंकि ये इनसे वोट लेने होते हैं और इलेक्शन का मसला होता है, कोई बार के जो वो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। और वो उन्होंने कहा हमारे प्रोड्यूसर को, यार ये तो बड़ा छोटा सा मामला है जो आप बात कर रहे हैं, ये छोटा सा मामला है, ये जरा फायरिंग देखें जिसको वो नहीं समझ रहे हैं, और ये पूरे इसका कोई इसका हल नहीं दे रहा। ये ना चीफ जस्टिस साहब जो हैं छोटी छोटी चीजों पे ऊपर वो कई दफा टेकअप कर लेते हैं, ये इसको किसी ना किसी को इसको हल करना पड़ेगा। ये कीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ खवातीन भी फायरिंग करती हुई नजर आ रही वैसे है, फायरिंग। आमिर साहब ये बात करें, दो चार चीजें हैं। एक तो इतने बहादुर ग्लैडिएटर्स हमारे दरमियान थे, हमें पता ही नहीं था। वो कहते ना कि ऐसी भी वो हमारी उसमें खस्तगर में थी क्या, चिंगारी, यार अब ऐसी चिंगारी भी खस्तगर में थी। ऐसे ऐसे बहादुर ब्रेव असले से भरे हुए, इनको तो बॉर्डर पे भेजना चाहिए मेरे बल्कि हमारे मतलब उससे आगे टप जाएं कोई इधर, इनको तो बॉर्डर पे खड़े होना चाहिए। दुनिया में आपको पता है पहले यहाँ पे बकायदा स्क्रीनिंग होती थी, आज से 1000 साल पहले भी होती थी। उसमें मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा आमिर साहब मुझे कह रहे हैं, ये उसमें यूनानी ये जो मुफक्किरीन थे, पेटों के उसमें कौन से तबके हैं, किस वो उस वक्त बैठ के साइकोएनालिसिस करते होते थे, कौन कौन से बच्चे, इनका मिजाज क्या है, इनको किस साइड पे जाना है, किसने जहाँ पे स्कूल टीचर बनना है, सपोज मैं बता रहा हूँ, किसने फौज में जाना है, किसने पुलिस में जाना है, किसने यहाँ पे आग साफ ही बनना है, किसने एसपी बनना है, बला पुलिस वगैरह। साइकोलॉजिकल बिहेवियर। जब आप ये नहीं देखेंगे कि किस बच्चे का रुझान किस तरह है, अब इन बच्चों का रुझान को इंसाफ के लिए नहीं है जो फायरिंग कर रहे थे, इनके लिए जब उसमें जाते, फौज में जाते, पुलिस में जाते, दीगर चीज में जाते, यहाँ पे ये बेहतर कर सकते थे। एक चीज, अब मैं सीरियस बात की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में 3 इंस्टीट्यूशन बड़े बुरे तरीके से तबाह हुए हैं जॉबलेसनेस की वजह से। जिसको नौकरी नहीं मिली ना, उसने 3-4 काम जरूर करने, जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूशन जो है ना वो तबाह बर्बाद होते गए। एक उन्होंने कहा अगर नौकरी नहीं मिली, मेरे अपने गांव में ये मैं देख चुका हूँ साथ, आधे से ज्यादा गांव जो है ना पुलिसमैन बन चुका है। अच्छा, पुलिस में मैट्रिक की नहीं है तो साथ में गए जनाब पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। मैं खुद में उसमें देखा हुआ है। सारी की सारी पुलिस वहां पे, कोई आपने यहाँ टेम्परामेंट नहीं देखा, कोई आपने टेस्ट नहीं देखे। अभी ये लाहौर में हम देख रहे थे, मुझे शर्म आती है। ये तरीका होता है पुलिस भर्तियों का जो पंजाब हुकूमत ने की, इससे पहले भी था, दौड़े लगाओ। जो दौड़ लगा गया है, फिर उसके बाद 4 गिर पड़े हैं, 3 पानी पी रहे हैं, उनके नजदीक जो दौड़ लगा गया ना, अकल नहीं देखनी, अकल नहीं देखनी, टेम्परामेंट नहीं देख रहे, दौड़ लगाओ। वो भी सिफारिश करके छाती छोटी बड़ी कर लेते हैं। ये वहां पे ये काम हो रहे हैं। उन्होंने उनका आगे टेम्परामेंट देखा। सिपाही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, उसका टेम्परामेंट देखें, उसकी अप्रोच देखें, वो काम हुआ। पूरे के पूरे आधी कौम सिपाही बन गया अल्लाह के फजल से। आधे बच गए, उन्होंने कहा हम क्या करें, उन्होंने कहा उस्ताद लग जाओ। ये मेरे गाँव की, मैं अपने गाँव की मिसालें दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ आता है नहीं आता, जो मेरी तरह मुश्किल से ही पास हुए हैं, जिनके अगेन अपने 100 मसाइल थे, उनको उस्ताद लगा दिया कि आपने कौम को पढ़ाना है। वो कौम को पढ़ा रहे हैं, कौम का जशर हो चुका है, एक पढ़ाई का वो भी है। इसके बाद तीसरा बन गया, उन्होंने कहा जनाब कहीं नौकरी नहीं मिली, ज्यादा पढ़ गया ना तो उसको वकील ऐसे काम हुआ कि जनाब के कुछ नहीं, यार तू बीए की थे, यार तू यार काम कर, यार तू LLB क्यों नहीं कर लेता, यार वकील फटा ला ले अपना। तीसरी नस्ल में हमारी ऐसे है जिन्होंने फट्टे ला के उसमें चले गए हैं, और सारे कॉलेजेस से आए थे, कॉलेजों में लड़ाई मार कुटाई, वो ट्रेन होके आए हुए थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो विंग्स हैं उनके, वो उसमें चले गए हैं वकालत में। चौथा एक ग्रुप था,
उन्होंने कि सहाफ़ी बनी है यार। जिससे बीए भी नहीं ना हुआ उसने कहा साहब बन जाइए। एक मजाफत में खास तौर पे ऐसा ही है। हमारे यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ भी ये कुछ और हम नहीं है। बात करते हैं फिर भी अपनी कम्युनिटी में जो हाई लेवल पे वो वाला सारा आता है तो ये बात कर होती है। एक और बात की उन्होंने कहा जनाब कि नहीं जनाब के सहाफ़ी बनते हैं, इसमें ज्यादा क्लाउड है, पावर भी है, पैसा भी है, तल्लुकात भी हैं और बड़े बड़े लोगों से उठक बैठक भी है, शिया तो पुलिस भी हमारे हाथ में आती है, आराम से मजे से रहेंगे। सो हमारी भी उसमें कम्युनिटी में इंक्लूडिंग मुझे भी शामिल कर लेता कि दूसरे मेरे पर नाराज ना हो। हम बगैर ट्रेनिंग लिए, बगैर पढ़े, बगैर इसके ये आप कैसे प्रोफेशंस के हैजर्ड्स को समझे, इसकी डिग्निटी को, इसकी रिस्पेक्ट को हमने समझे बगैर है। ये तकरीबन इस मुल्क में ये जॉबलेसनेस जो हुई है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं थे कि आप अपने टेम्परामेंट की नौकरी करें, आप अपने मिजाज की नौकरी करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही करने की कोशिश करें। अब ये जो काम कर रहे हैं हमारे भाई यहाँ पे, इनको वकील आप कहेंगे, मुझे उस खतून पे आती है जिसने जनाब और कुछ न वैसे छिपकली देख के चीखें निकल जाती हैं मादरत के साथ। मेरे अपने घर में भी यही हिसाब है, ये नहीं कि बात है, मेरे अपने घर में भी यही हिसाब है। वैसे बहादुर हैं सारे माशाल्लाह। उन्होंने गन निकाली हुई है, चले आपको भी टेस्ट कर लेंगे, किसी ये भी टेस्ट हो जाएगा, चले किसी और चीज से मतलब है। आप उनको देखें जिस तरह ये फायरिंग कर रहे हैं और कोई पुलिस एक्शन नहीं है, मतलब है इट्स अ शेम। गाना बना रहा बाय द वे कि ये सीसीपीओ लाहौर साहब उनका बड़ा उन्होंने दावे किए हुए हैं और ये वो गाना मैंने चलाया नहीं है, मुझे किसी ने भेजा है इनका गाना लगा के एक शायरी की नज़म बना के कि सीसीपीओ साहब ये इतने बड़े दावे थे, ये आपके होते हुए हो रहा है, ये इसका भी रिजल्ट दे। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है। कानून के रखवाले उनको एटलीस्ट कानून का लिहाज करना चाहिए और क्या करना है क्या नहीं करना उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।